नमस्कार, आपका चैनल 24 न्यूज के स्टूडियो में मैं शिल्पा एक बार फिर से मैरीटॉक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं और जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो हमने तय किया है। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम हेल्दी रहें और हेल्दी रहने के लिए ये भी जरूरी है कि अपनी हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेकर उतने ही अवेयर रहे, उतने ही जागरूक रहे। और शायद यही सोच के लिए हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं मैरीटॉक, जिसमें सिर्फ बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो सभी समस्याएं अलग अलग विषय से संबंधित है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है अस्थमा। कहने को अस्थमा आजकल एक साधारण सी बीमारी है, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं ना कहीं ये बढ़ती जा रही है और एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। अस्थमा एक ऐसा रोग है जिसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो धीरे धीरे ये आपकी जान भी ले सकती है। आने वाली 2 मई को हम मनाने वाले हैं विश्व अस्थमा दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड अस्थमा डे। इसे WHO ने डिसाइड किया इस डेट को, और सबसे बड़ी बात यह है कि WHO के हिसाब से करीब 400 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अस्थमा को फेस कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये अस्थमा आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है। अस्थमा क्या है, क्यों होता है, क्या बचाव है, क्या लक्षण है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सर जो हम बात करने वाले हैं अस्थमा को लेकर, वो बेहद गंभीर बात है, क्योंकि कहने को अभी भी है कि हम जनरली जब डॉक्टर के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिखा जाता है अस्थमा। जी, बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी। आखिर अस्थमा है क्या? अस्थमा श्वास की एक बीमारी है जी, जो एलर्जी के कारण से होती है। खासकर बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ये, और बड़ों में ज्यादा 40 साल के अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है और महिलाओं में भी ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण होता है बच्चों में बार बार निमोनिया हो जाना, बार बार जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, या कुछ ऐसे एर्जेंट कारक जिसे हम ट्रिगर्स कहते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, जैसे बालदार चीजें, रोएदार चीजें, कालीन है या गर्द वाली चीजें। ऐसी वस्तुओं के आसपास हम रहते हैं तो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार हमारा रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, और इनसे सेंसिटिविटी जब हमारे नाक के द्वारा सांस की नली में पहुंच जाते हैं तो या तो उनके अंदर सूजन पैदा कर देते हैं, और अगर लंबे समय तक सांस की नली में अंदर रहते हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर सिकुड़न पैदा कर देते हैं। इन दोनों स्थितियों को ही हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा एक यूनानी वर्ड है, जो यूनान से आया, वहाँ इसका बहुत प्रचलन था, और पहले के समय में बाहर देशों में ज्यादा होता था। भारतीय खाते पीते थे, सब तरह का वेदर था यहाँ पर, तो ये चीजें कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन शैली हमारी बदलती गई, उस तरह से हम बीमार होते गए। हर बीमारी हमारे आसपास आती गई, तो एलर्जेंस हमें नुकसान करने लगे। बार बार निमोनिया हो जाना, खांसी आ जाना, जिनमें हम कभी ध्यान नहीं देते थे, तो ये आगे चल करके अस्थमा बना देते हैं, जहाँ पर श्वास आपकी फूलती है। सांस फूलती है यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इतनी तकलीफ होने लगती है कि आप चादर तक नहीं ओढ़ सकते हैं। और देखते हैं, सोचते हैं कि अगर चादर ओढ़ेंगे, तेज हवा चलती है तो ऐसे वैसे आप ब्रीदिंग आपकी बड़ी लंबी लंबी हो जाती है, चलने में सांस फूलने लगती है, सांस की नलियों में आवाज, सीटी जैसी आवाज आने लगती है। दैट इज अस्थमा, उसे अस्थमा कहते हैं। और ये अस्थमा इतना घातक होता है कि कई बार आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि श्वास अगर अंदर, सारा खेल सांस का है, सांस है तो आस है, और जब सांस ही नहीं सही है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी में आपको तकलीफ ज्यादा होती है। तो सबसे पहली बात ये डायग्नोस होना जरूरी है कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। ये चीजें हैं। मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, और आज हम अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं और बात कर भी रहे हैं। WHO कहती है कि हर साल के मई माह के फर्स्ट मंगलवार यानी पहले मंगलवार को ये दिवस मनाया जाना चाहिए, और मनाया भी जाता है। हम चाहते हैं कि आप सभी अस्थमा को लेके थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। अगर आपके जहन में कोई अस्थमा से रिलेट करती समस्या है, या कोई कंफ्यूजन है, या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सीधे तौर पर सर से बात कर सकते हैं 510991 पर कॉल करके। बस अपने टीवी का वॉल्यूम आपको थोड़ा धीरे रखना होगा, आपके कॉल्स का वेट रहेगा। जी सर, एक कॉल आ गया। देखिए, आपने शुरू किया और कॉल आया। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। सर ऐसा है, थोड़ा सा अपन जो हार्ड वर्क करते हैं एकदम सांस फूलने लग जाती है जी। तो थोड़ा सा अगर किसी से जोर से बोल दिया या 2 मिनट में कुछ कर दिया तो एकदम सांस फूलने लग जाती है और पसीना पसीना हो जाता है, तो उसमें सर क्या सोल्यूशन रहेगा?
सर इसे हम श्वास का रोग नहीं कह सकते हैं। श्वास का रोग में पसीना नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हर सांस फूलने को अपन अस्थमा नहीं कह सकते हैं। खून की कमी होती है तो भी सांस फूलने लगती है। हम बहुत गले तक खाना खा लेते हैं तो भी सांस फूलने लगती है। हम कमज़ोर होते हैं तो भी चलने में थकान होती है, या कई बार हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है तो थकान होती है। लेकिन ये कॉमन बात है कि अगर काम करते हैं तो थकान आती ही आती है और पसीना आता ही आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने 3-4 बार डॉक्टर को भी बताया, उन्होंने जैसे पीछे से भी किया, फिर बोले आप पंप लेते हो। मैं 1-2 बार पंप लिया मैंने। किस तरह का पंप लिया आपने जी? किस तरह का पंप लिया आपने? सर पंप जो लेते हैं ना, सर पंप की बहुत सारी वैरायटी आती है, कौन सा कोई लिया? बात नहीं, किस तरह का पंप लिया आप थोड़ा सा बताएं मुझे तो मैं आपको आइडिया दे दूं। और नहीं तो आप ऐसा करें, एक बार जो अस्थमा के लिए जांच होती है, साधारण सी जांच होती है, पीक फ्लो मीटर से हम जांच करते हैं अस्थमा का। दूसरा, जब स्टेथो लगाते हैं तो सीने में साए साए की आवाज मिलती है सुनने में। तीसरी चीज ये है, सीने में नहीं लगाते आप बैक साइड में लगाते हैं ना सर? बैक साइड में भी लगाते हैं, लेकिन अगर साए साए की आवाज आ रही है तो अस्थमा डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को अस्थमा या बार बार जुकाम होना है, बार बार खांसी होती है, और मौसम बदलने के साथ पेशेंट को तकलीफें होती हैं। तो खांसी नहीं होती सर, जैसे मैं ये पंप भी ले रहा हूँ एस्टमालिन का। हाँ हाँ चलिए ले रहे हैं, मैं वो भी ले रहा हूँ, मेरे पास हमेशा रहता है। थोड़ा सा भी मतलब मैंने तेज आवाज में किसी से बात की है, थोड़ा सा अगर कुछ वेट उठा के तो सीढ़ी भी चढ़ गया, जैसे मेरा ट्रैवलिंग का जॉब है तो सूटकेस वगैरह उठाना पड़ता है, बैग वगैरह उठाना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चढ़ा तो भी एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चक्कर आने से रुक जाते हैं और 2 मिनट मुझे रुकना पड़ता है। नहीं, आपको क्या है सर कि क्या शुभ नाम आपका? सर अशोक। अशोक, कहाँ रहते हैं आप? हाईकोर्ट कॉलोनी। हाईकोर्ट कॉलोनी रहते हैं। अशोक जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो डायग्नोस करना बहुत जरूरी है आपके केस में कि आपको वास्तव में अस्थमा है कि नहीं है। हम जो आपको सल्ब्यूटामॉल स्प्रे दे रहे हैं, उस सल्ब्यूटामॉल स्प्रे का इतना सा वर्क है कि आपकी सांस की नलियों को फैला देती है और आपके सांस लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन आपको देख के ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि आपके लक्षण जो बता रहे हो, इस लक्षण से मुझे नहीं लगता कि आपको अस्थमा है। अस्थमा में जाहिर सी बात है बार बार जुकाम होगा, खांसी आएगी और सांस में सीटी की आवाज जरूर आएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉपर वैसे चिकित्सक से मिलें और थोड़ा सा डिस्कस करें। मुझे बता सकते हैं कहाँ पे जाके अगर मैं अर्ली मॉर्निंग देखिए, किसी चेस्ट फिजिशियन से मिल लीजिए, आपको कोई भी चेस्ट फिजिशियन को दिखा लें और उससे डिस्कस कर लें, सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम था, मुझे अस्थमा है कि नहीं। वो आपको एडवाइस कर देगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा सर, आपने इनको बोला कि आप अस्थमा की एक बार चेकअप करवा लीजिए, पता चल जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा। प्रोसेस क्या होता है? अस्थमा जांच करने सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम ये सोचते हैं कि वास्तव में पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को नहीं मालूम होता कि उसे अस्थमा है कि नहीं है। दूसरा, अस्थमा में अवेयरनेस बहुत कम है, दवाई नहीं लेना चाहते। पंप देखते लोग कहते हैं अरे साहब पंप शुरू हो गया तो जिंदगी भर चलेगा, दम हो गया। तो सिस्टम यह है कि जितना पोल्यूशन बढ़ गया है अपने क्लाइमेट में, वातावरण में, जितना प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इस प्रदूषण में हमें अच्छी तरह से जीने के लिए, अच्छा श्वास लेने के लिए हमें अपनी सांस की नलियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम दांत को साफ करने के लिए ब्रश करते हैं रेगुलर, उसी तरह से हमें अपने फेफड़े की नली, सांस की नलियों को साफ करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अगर हम एक छोटा सा अच्छा सा स्प्रे लेते हैं अपनी सांस की नलियों को साफ सुथरा खुला रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ है वो। लेकिन कई पेशेंट सोचते हैं अरे यार सांस वो शुरू हो गया, मेरे को पंप शुरू हो गया और मुझे तो डॉक्टर ने अस्थमा बता दिया, मैं बड़ा गंभीर हो गया, अब जिंदगी भर चलेगा। आपकी अगर जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए कोई जिंदगी भर चीज़ चलाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ज़्यादा बेटर जानता है कि आपको हम जिंदा कैसे रख सकते हैं। जी 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 जी। क्योंकि वो काम फेटल नहीं करेगा, जो भी करेगा आपके लिए अच्छा करेगा, बेटर करेगा। उसके लिए जांच की कई मशीनें आई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पीक फ्लो मीटर है, जिससे हम श्वास के मरीज से फूंक दिलवाते हैं इसमें, और 2 बार 3 बार फूंक दिलवा कर उसके फेफड़े की क्षमता देखते हैं, जिनका अभी आपने अशोक जी को एडवाइस दिया था। हाँ, उस तरह से मशीन पे जाकर के डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। सब हमें पीक फ्लो मीटर से भी चेक करें। जिस तरह से बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी तरह श्वास की नलियों की पैमाना नापने के लिए हमारे पास ये पीक फ्लो मीटर होता है। इस पीक फ्लो मीटर से हम पता पाते हैं कि पेशेंट को उसकी श्वास की नली या उसके फेफड़े की क्षमता कितनी है और वास्तव में से कहीं अस्थमा तो नहीं हो रहा है। इस पैमाने से पता चल जाता है। कॉमन एक पेशेंट का जनरली अगर 30 साल का पेशेंट है या 40 साल का पेशेंट है तो 350 के आसपास उसकी रीडिंग आती है। अच्छा, अगर वो हेल्दी है तो नहीं है तो नहीं है तो 350 के अबव है। अगर उसे अस्थमा है तो जाहिर सी बात है कम आएगा। हम 1 बार करवाते हैं, 2 बार करवाते हैं, 3 बार करवाते हैं, और इस तरह से फूंक देते हैं जैसे कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो। जैसे मान लीजिए हमने इसको यूं किया और इसको 500 के आसपास पैमाना है, इसे हम 3 बार करते हैं तो जाहिर सी बात हमारा फेफड़ा क्लियर है। अगर कहीं रुकावट होगी तो हम जाहिर सी बात है इसको तेज से फूंक नहीं पाएंगे। दैट इज पीक फ्लो मीटर।
अगर इसमें भी ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन की सबसे अच्छी चीज है जी स्पायरोमेट्री। जी स्पायरोमेट्री सबसे अच्छा पैमाना है, सबसे अच्छी मशीन है जो आप बता देती है पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है या एलर्जी है। वो डायग्नोस कर उसके उसमें कुछ फिगर्स आते हैं, उस फिगर 1 मिनट में आपने कितना एक्सहेल किया और कितना इनहेल किया जी, इस कंडीशन को जान करके हम पता लगाते हैं पेशेंट को अस्थमा है कि नहीं है। अच्छा। तो अस्थमा जानने के तरीका आप सही तरह से चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको डायग्नोस करके बता सकता है कि आप किस प्रॉब्लम से, एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है आपको। शुरू में थोड़ी सी एलर्जी जब होती है तो उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं करें, कोई भी एलर्जी इग्नोर नहीं करें, क्योंकि हमें पता लगाना जरूरी है कि आपके पास ट्रिगर्स कौन से हैं, एलर्जन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी घातक हो सकते हैं। हमारे पास कई मरीज आते हैं जब श्वास की तकलीफ हो गई, बहुत दवाई ली, मुझे फायदा नहीं मिला। तो अगर पेशेंट ये कहता है बहुत दवाई ली फायदा नहीं मिला, इसके मतलब वो कहीं ना कहीं अपने ट्रिगर्स के बीच, अपने एलर्जेंस के बीच जी रहा है। तो उससे सबसे पहले खोजना है कि उसके घर में ऐसी कहीं सीलन है, अगर सीलन में एक एस्परजिलस फफूंद होती है जो सीलन के अंदर पैदा हो जाती है। अच्छा। वो अगर आपके नाक के बाल के साथ लग गई तो जाहिर सी बात है आपको तब तक खांसी आएगी, तब तक सांस में प्रॉब्लम रहेगी जब तक वो नाक के बाल से क्लियर नहीं हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप कहीं नीचे जमीन पे सोते हैं, कहीं सीलन के पास सो रहे हैं, बंद कमरे में सो रहे हैं, तो आपको अस्थमा होने के चांस है। उसके अलावा अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में एजिमोटो कई चीजों में मिलाई जाती है। एजिमोटो सबसे बड़ा एलर्जन है शरीर के लिए, तो इसलिए बच्चों में, हाँ, बच्चों में अस्थमा ज्यादा पाया जाता है। कई बार अटैक आ जाते हैं अचानक कि साहब बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ था, अटैक कैसे आ गया? अस्थमा अटैक इसलिए आया क्योंकि उसने एजिमोटो के फास्ट फूड यूज किया। उस फास्ट फूड में कहीं ना कहीं टमाटो सॉस है या पिज्जा है, ऐसी चीजों में, कई चीजों में एजिमोटो मिलाया जाता है कुरकुरापन लाने के लिए, वो उसके लिए एलर्जन है। अच्छा। उसके अलावा घर में गाय है, बालदार चीजें हैं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एलर्जेंस हैं। परफ्यूम है, परफ्यूम का यूज जितना कम करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके अंदर कई गैसेस होती है जो हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़े की नली में सूजन पैदा कर देती हैं। तो अस्थमा की जो दो कंडीशन, पहली कंडीशन होती है फेफड़े की नली में सूजन आना, श्वास की नली में। दूसरी कंडीशन है श्वास की नली में सिकुड़ जाना। सूजन कम होने में टाइम लगता है। अच्छा। सिकुड़न को हम दवा दे करके, डायलेशन दे करके फैला देते हैं जी, तो उसमें तो जल्दी आराम मिल जाता है। और जब अगर सूजन है, सूजन में काफी टाइम लगता है। पेशेंट समझता है साहब डॉक्टर साहब ने पंप दिया, मैं ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, उसको आराम मिला। ठीक होने के लिए उसे रेगुलर अपने प्रॉपर वे से चेकअप कराए अपने चिकित्सक से, और रेगुलर डिस्कस करें इन बातों को जी। और काउंसलिंग बहुत जरूरी है इसमें। जिस पेशेंट को अस्थमा या जो भी डिजीज ऐसी फेटल है, घातक है, जो लगता है मेरी जान ले लेंगी, ऐसे डिजीज के लिए डिस्कस जरूर करें आप अपने डॉक्टर से, ताकि आप सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। हर अस्थमा के पेशेंट को खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अच्छा। नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके शरीर में कफ नहीं पैदा हो। कोई जो नहीं अस्थमा के पेशेंट को कफ हो, कफ इन्फेक्शन अगर होगा तो कफ होगा जी, तो इसलिए कफ से बचना है। कफ हो गया तो आपको सबसे पहले हमें तो अस्थमा पे काम करना पड़ेगा, कफ के लिए एंटीबायोटिक देना शुरू करना पड़ेगा, तो अब ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ये रहेगा। उसके अलावा अस्थमा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। कतराते हैं डॉक्टर को बताने में। जुकाम हो गया तो कहीं जाकर के दवाइयों की दुकान से दवा ले लेंगे, तो दैट इज कार्टिकोस्टेरॉइड। वो कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, पेशेंट को लगता है मुझे आराम मिल गया जी। लेकिन वो हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे लिए शुगर बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और शरीर को लाचार कर देते हैं। बहुत सख्त मना किया हुआ है कि कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज कम करें। अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत लो लेवल पर, माइक्रोग्राम है स्टेरॉइड जो फेफड़े के लिए यूज किया जाता है। पहले सिस्टम था अस्थमा को ठीक करने के लिए, इतना रिसर्च नहीं था, तो गोलियां आती थी जी, एटोफाइलिन, थियोफाइलिन, इस तरह की गोलियां आती थी जो यूज की जाती थी, और डायलेशन होता था श्वास की नलियों को, पेशेंट को सांस लेने में आराम हो जाता था। धीरे धीरे रिसर्च बढ़े आगे से आगे। भारत में CRF है, चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन पूना में है, बहुत बड़ा काम है उनका। उसके अलावा जर्मनी में बहुत बड़ा काम है इसका, इंदौर में बहुत काम है, राजस्थान में जयपुर में बहुत काम हो रहा है, अस्थमा भवन में काफी काम हो रहा है इन चीजों पर। तो जिससे बीमारी बढ़ रही है, और नो डाउट 2020 तक बहुत काफी लोग अस्थमा के पेशेंट होंगे, क्योंकि वातावरण में एलर्जेंस बढ़ रहे हैं। जितना प्रदूषण बढ़ेगा,
जितना उतना ही इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा ये इंक्रीज होगा और उतना ज्यादा हमारे लिए घातक होगा। पता लगा हम बाहर से आए और घर में बैठे, सब सांस लेने तकलीफ हुई, नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा, पता नहीं यार पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं ट्रिगर्स के चपेट में आ गए और अगर रेगुलर आप आते रहेंगे इस तरह से तो धीरे धीरे वो अस्थमा में बदल जाएगा। अच्छा देखिए, अस्थमा सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भाई हमें सांस में प्रॉब्लम हो रही है, यानी अस्थमा का एक सिम्टम हो सकता है अगर आप चेक कराते हैं। लेकिन जहाँ आप इसको बार बार जुकाम और खांसी से भी जोड़ रहे हैं तो ये इससे भी रिलेट करता है, क्योंकि अमूमन हम शिकायत क्या कहते हैं हमें सर्दी जुकाम हो गया, हम अस्थमा का बोलते ही नहीं, कभी नहीं बताते, कभी नहीं कहते, हम ये कहते हैं हमें सर्दी जुकाम है। अब उसके बाद अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको अस्थमा के सिम्टम है, तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेशेंट डॉक्टर अगर कहता है, जो चीज कहता है उसको फॉलो करें और सोचें कि डॉक्टर ने कुछ सोच के कहा होगा, क्योंकि अस्थमा इतना आसान नहीं जितना मतलब समझ जाते हैं और आपने छोड़ दिया। पेशेंट का 6 महीने ठीक रहता है, 6 महीने खराब रहेगा। जैसे ये सितंबर अक्टूबर आएगा, अस्थमा के पेशेंट सर्दी बढ़ते ही, डेंसिटी बढ़ते या बरसात के मौसम में बादल होते ही अस्थमा के पेशेंट को अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट सोचता सांस की खराबी हो गई, मौसम बदला इसलिए तकलीफ में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर की बीमारी बैठी हुई है। जिस तरह घर में चोर बैठा है और टाइम बे टाइम आपके सामान को उड़ा रहा है, उसी तरह आपके शरीर को वो गला रहा है। तो सबसे पहले आप उसको ठीक करें। उसको ठीक करने का तरीका है कि आप पूरे टाइम दवा का यूज करें और अपने डॉक्टर की सलाह में रहें, सब मैं कब ठीक होऊंगा, क्योंकि अस्थमा आज के टाइम में क्योरेबल है। आप अगर ढंग से अवेयर हैं तो आप इसको, अगर रेगुलर आप डॉक्टर के टच में हैं, दवाई ले रहे हैं तो 100% श्योर है अस्थमा क्योरेबल है। अस्थमा से ऊपर एक कंडीशन आती है COPD की, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं या धुएं के बीच रहते हैं, गर्द के बीच रहते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनके फेफड़े में तार पूरी तरह से जम जाता है, उनको खोलने का एक ही तरीका कि उनको रेगुलर दवा पंप दे करके, एक स्प्रे दे करके और उसे आराम दिया जा सकता है। एक नॉर्मल बात देखिए सर, हर थिएटर में मूवी दिखाने से पहले मैसेज दिया जाता है श्योर कि आप ड्रिंक मत कीजिए, स्मोक मत कीजिए, जर्दा मत खाइए। बार बार अस्थमा से इसके प्रिकॉशन के लिए अवेयर किया जाता है मैसेजेस, और अब तो सोशल साइड इतनी सारी सब पर बताया जाता है हर चीज में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग इतना अवेयर नहीं हो पाए इस चीज को लेकर। अवेयर कुछ तो शौक भी होता है लोगों को, कुछ दिखाने का शौक होता है कि साहब हम तो खा रहे हैं। हम डिब्बे गुटके खा जाते हैं, पूरी तनख्वाह गुटके में खा जाते हैं, या हम जो जर्दा खा रहे हैं इसको खा रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये दिखावे की चीज नहीं है, क्योंकि आप अपना शरीर खराब हो गए, हमने खराब कर रहे हैं। हमने देखा है लोग आते हैं आंसू से रोते हैं क्योंकि अब वो खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और सांस की समस्या तो मैंने देखा ऐसे होता है कि आदमी तो लगता है कि अब दम छोड़ देगा, और उसको तो इतनी घुटन होती है, जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है उसको इतनी घुटन होती है कि वही बता सकता है कि उसको किस तरह की घुटन हो सकती है। मतलब लगता है ना तो मर रहे हैं ना जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे उसे हम इनहेलेशन देते हैं और नेबुलाइजेशन देते हैं, कई प्रोसेस हैं इसके, अलग अलग प्रोसेस। ट्रीटमेंट देने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत अलग अलग है, लेकिन उसे आप डॉक्टर से फॉलो करें, कभी घबराएं और डरे नहीं जी। दूसरा अवेयर रहें, क्योंकि आपको लगता है 6 महीने तो हमें अब कुछ नहीं होना, 6 महीने में बीमार रहूंगा तो दवाई लेने की जरूरत नहीं। रेगुलर आप दवा लें, रेगुलर टच में रहें, अपने हर डॉक्टर के टच में रहें, डॉक्टर से डिस्कस करें अपनी बीमारी के लिए। वास्तव में उसने आपको डायग्नोज किया कि अस्थमा है कि नहीं है, ये भी डिस्कस करें, क्योंकि सांस कई चीजों में फूलता है। अगर आपका खून कम है तो भी सांस फूलेगा, थकान आ जाएगी, आप एनीमिया के शिकार हैं, हीमोग्लोबिन कम है, और श्वास के रोगी जो होते हैं इनका तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जी, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही होती है, हीमोग्लोबिन कमजोर हो जाता है जी। और जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं इनके इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं जी। COPD के पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। CBC अगर हम चेक करवाते हैं पेशेंट की तो जाहिर सी बात है इस्नोफिल बढ़े हुए मिलते हैं जी, 15, 20, 25 इस तरह से आगे बढ़े मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस्नोफिलिया भी काज करता है, दैट इज अस्थमा। तो कई चीजें ऑब्जर्वेशन करने की हैं, सोचने की हैं, और जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से जब खांसी का वही मरीज आए, सबसे पहला काम है उसको, हर मरीज को भी सोचना चाहिए कि मुझे खांसी की कौन सी दवाई सूट करेगी जी। जब खांसी में भी आपको जिस तरह से खांसी हो सकता है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम और खांसी शुरू हो गई, तो ऐसे में कौन सी दवा आपको रेगुलर सही देनी है वो चिकित्सक से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम लोग से जनरल खांसी हो रही है और हमने कोई भी दवाई पी ली, किसी भी दवा के लिए आप जरूर चिकित्सक से सलाह लें। चिकित्सक आपको समझा सकता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जी। आपको जो अभी खांसी आ रही है वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं खांसी को, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, दैट इज ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाई श्वास की नलियां, तो श्वास की नलियों में अगर आपको तकलीफ है तो जाहिर सी बात है उसको सोचने का और विचार का तरीका डॉक्टर का है जी। आपको अगर उसने बता दिया कि अस्थमा है तो जाहिर सी बात आप अवेयर हो करके और उससे लिटरेचर लें, सब कुछ पढ़ें, सब कुछ ध्यान रखें, अपने डाटाज को बराबर रेगुलर रखें जी, और ध्यान रखें। फोन आ रहा है, इस बीच आप दे लेना। हेलो हेलो
हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। एक मिनट। हाँ जी, इससे आपकी और हमारी बात आराम से हो पाएगी। डॉक्टर साहब भी सुन पाएंगे आपकी बात और आप भी सुन पाएंगे उनकी बात। जी डॉक्टर साहब से एक वो सलाह लेना चाहता हूँ जी। बताइए। तो क्या है कि हमारा मिसेज के क्या है अस्थमा की बीमारी है और उनको क्या है कि जब दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं। दवाई कंटिन्यूस चालू रखनी है कि बंद कर दे? मतलब सर, सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त आपसे एक बार फिर से, आपको टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, तभी सर अपनी बात आपको समझा पाएंगे। अभी भी हमें टीवी की आवाज आ रही है। अच्छा जी हाँ जी, अब बताइए अपनी समस्या क्या है। हमारी समस्या है, हमारे मिसेज के क्या है कि अस्थमा की तकलीफ है जी, और दवाई लेने से पंप लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, आराम मिल जाता है जी और कभी कभी महीना में 15 दिन में एक आधी बार उनको थोड़ी परेशानी होती है जी। आपका शुभ नाम क्या है सर? और हम दवाएं बंद कर देते हैं। हाँ, अपना शुभ नाम बताएं सर। दिनेश गहलोत। दिनेश गहलोत जी कहाँ रहते हैं? नगर नयापुरा से बोल रहे हैं सर। नयापुरा से बोल रहे हैं। अगर आपके वाइफ को अस्थमा है तो उनका जो चेकअप होता है, जिस चिकित्सक को आप दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उनका पीक फ्लो मीटर भी टेस्ट करते होंगे या स्पायरोमीटर भी चेक करते होंगे जितनी बार आप दिखाते होंगे, तो वो बता सकेंगे आपको कब तक लेना होता है। ठीक है, वो इस पैमाने को देखते होंगे और चेक करते होंगे अस्थमा है या COPD है, वो दोनों डायग्नोज किया होगा। उन्होंने क्या बताया आपको? अस्थमा बताया। अस्थमा बताया, तो जाहिर सी बात है आप अपने थोड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लें और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन देखें कहीं पेशेंट का कम तो नहीं है, हीमोग्लोबिन में निगाह रखें। और जो दवा चल रही है अगर सही है तो जाहिर सी बात है दवा पे भरोसा रखें। जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक आप पंप बंद मत करिएगा, चलने दीजिए। ठीक है, आप अपने चिकित्सक से बार बार मिलते रहें और सलाह करते रहें। ठीक है जी। इसमें एक तो जैसे उन्होंने कहा कि हमें अस्थमा है और कब बंद कर देना चाहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं करें। जब तक चिकित्सक कोई चीज नहीं कहे तब तक कोई भी चीज बंद नहीं करें। कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसे हम DPI कहते हैं जी। पाउडर जी। कैप्सूल पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल में, छोटे से कैप्सूल में होता है। एक रिबोलाइजर आता है, उस लेते। हेलो हाँ जी सर, अपना सवाल जी। इसके पहले ही चला गया जी। मैं बता रहा था कैप्सूल लेने का जो तरीका होता है, रिबोलाइजर आता है। इस रिबोलाइजर में हम इसको क्या करते हैं, खोल लेते हैं। ओके। और खोलकर कैप्सूल को इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसको तेजी से बंद कर देते हैं जी। बंद करके जिस पेशेंट को अस्थमा है या किस तरह सांस की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले करेगा वो अपनी सांस को धीरे से पहले छोड़ेगा। इस सांस छोड़ने में उसका फेफड़ा खाली हो जाता है। अच्छा। और इसको अंदर यहाँ तक रखेगा ताकि दांत से दब जाए। ओके। और फिर इनहेल करेगा। हाँ, जिस सांस को उसने छोड़ा है उसी सांस को अंदर वापस लेगा। और इस प्रोसेस में एक बार में ही मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, पूरी दवा आपके फेफड़े के अंदर सीधा चली जाएगी जी। तो इसमें सिस्टम, अगर लगता है मुंह में कहीं पाउडर आ गया, इसका मतलब आपने कहीं गलत तरीके से लिया। कोई नुकसान नहीं है उस पाउडर का। आप कुल्ला कर लें थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद कुल्ला कर लें, लेकिन ये कि आप सही तरीके से लेंगे तो सीधा अंदर श्वास के लिए जाकर के और 3 मिनट के अंदर कितना भी बड़ा अस्थमा अटैक आया हो, 3 मिनट के अंदर पेशेंट को फायदा मिल जाएगा। अगर लगता है पेशेंट एकदम से नहीं ले पा रहा है सांस और बहुत तकलीफ हो रही, ऐसे में ऑटो हिलर बनाए गए हैं। इस तरह की डिवाइस ऑटो सिस्टम रहता है। इनको हम ऊपर करते हैं, खोलते हैं, हल्का सा हिलाते हैं। मान लीजिए पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो ऐसी स्थिति में अच्छा, इतना सा प्रोसेस है और ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसे ऑटो हिलर कहते हैं। इसको लेने के बाद से पेशेंट को फटाफट तुरंत आराम मिल जाता है। ऐसा पेशेंट जो लगता है कि हमसे सांस ही नहीं ले पा रहा है, उसको जैसे देंगे 3 मिनट में आराम मिला, पेशेंट खुश हो जाता है। फिर रेगुलर आपसे ऑब्जर्व करके दवा देना शुरू करें। और इस तरह से एक इनहेलर और आते हैं जिसे हम MDI कहते हैं। अच्छा, मल्टी डिवाइस इनहेलर जी। उसके लिए सिस्टम होता है 0 स्टेट VT होता है प्लास्टिक का जी। इसके अंदर कोटिंग होती है। ओके। इस कोटिंग को हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। इसको कभी कपड़ा नहीं लगाते सफाई के लिए। अच्छा, ठीक है। फोन ले लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। हेलो हेलो
हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हूँ, करना सवाल। हाँ जी, हाँ बताइए सर, बताइए बताइए। डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर बोलूँ, मैं वो डैन में आप प्रोग्राम देख रही हूँ। हाँ सर, हाँ सर, बताइए जी सर। डॉक्टर साहब, दो सवाल है। एक तो है कि अस्थमा रामायण कहीं खटा परवल, संतरा, नींबू। जी 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 जी। और एक सवाल है डॉक्टर साहब के हमारे आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप एक बार दोबारा कॉल कीजिए ताकि हम आपकी बात बेहतर तरीके से सुन सके। थैंक यू। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी आप प्रोग्राम सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा जो मैंने समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत आपको। सबसे पहली बात इन्हें पूछनी चाहिए खाने पीने की, खटाई वाली चीजें नहीं खाएं। खटाई खाना हम इसलिए मना करते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो एलर्जन है। कटहल भी एलर्जन में है। अच्छा। अगर कटहल का प्रयोग हम बराबर करते हैं तो वो अस्थमा का काज करता है। हेलो जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था साहब से कि एक तो खट्टी चीज अस्थमा में खाने मना है क्या, जैसे छाछ, दही, संतरा, फल, ये सब? जी, पहली बात तो आप सुन लीजिए, पहले प्रश्न का सवाल कौन सा बोल रहे हैं आप? मेरा नाम तो राम नरेश है जी, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। राम नरेश जी, सबसे पहली बात यह है, अस्थमा में कोई भी चीज खाना पीना मना नहीं होता है। मना इसलिए करते हैं कि खटाई खाने से कई बार कफ बन जाता है, या हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कि छाछ पिएंगे तो पूरा भरपेट तो 2-3 गिलास पी जाएंगे तो गले तक भर जाता है, अब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खटाई क्लियर नहीं होती। ऐसे में हो सकता है हमारे सांस की नली पे थोड़ा सा इफेक्ट आए, तो बस खट्टा इसीलिए मना करते हैं ताकि कहीं कफ नहीं बने, वरना खाने को सब कुछ खा सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट के लिए या सीपीडी पेशेंट के लिए कोई चीज मना नहीं होता है। मना ये होता है परहेज करें थोड़ा सा तो अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज आप बताइए, कौन सी पूछ रहे थे? दूसरा मैं ये पूछ रहा था साहब, एक बार मेरी वाइफ को दवा लिख दी थी डॉक्टर साहब ने एमडीएम में। जी सर। अस्थमा की। जी सर। तो वो पंप था साहब, है ना? जी सर। वो जैसे सेंट की तरह वाला पंप होता है ना? हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तो वो पंप है ना साहब, वो सही ढंग से ले नहीं सकती, वो दबाती है तो मुंह में से धुआं निकल जाता है। जी सर, उसको आप, हाँ, उसी लिए मैं बता रहा था। एक्चुअली में उसके लिए मैंने अभी डिवाइस दिखाई थी, मेरे हाथ में एक डिवाइस है। उस पंप को लेने का तरीका होता है कि ऐसे डिवाइस लेकर के आप अगर देख रहे हैं तो मेरे प्रोग्राम को देखिए कि पंप कैसे लिया जाता है। मतलब जो बेलन जैसा ही होता है। हाँ, इसे जीरो स्टेट, हाँ, जीरो स्टेट विटी कहते हैं, और इसको आराम से बंद कर देते हैं, लॉक हो जाता है। ये प्लेस माउथ पीस है। हाँ, ये प्लेस माउथ पीस है जी। इसको हम पीछे कर देते हैं, ठीक है जी। पीछे करके हम क्या करते हैं, इधर हम इनहेलर लगा लेते हैं, डिवाइस इधर लगा देते हैं। जो इनहेलर डॉक्टर साहब ने दिया है उसका स्थान यहाँ बना हुआ है, और प्रोसेस वही है। पहले सांस छोड़ देते हैं बाहर, और छोड़ करके फिर यहाँ स्प्रे लगा के दबाते हैं। अच्छा। दबाने के बाद दस बार गिन के डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। इसी में सांस लेना है, इसी में छोड़ना है, और स्प्रे एक बार ही दबाया जाता है? स्प्रे एक बार दबाना है। अच्छा। बार बार नहीं दबाना है। ओके ओके। क्योंकि स्प्रे बड़े यूजफुल होते हैं, और बड़े हाई लेवल पे होता क्या है, इनके अंदर हमारे गले का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, और ये बड़े एकदम ठंडी में इसको प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है, तो जो गैस निकलती है बहुत ठंडी होती है, सीधे गले पे जाके इफेक्ट डालती है। तो ऐसे में खांसी होने का डर है या गले चोक होने का डर है, इसलिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल होकर के हमारे गले में पहुंच जाए और 3 मिनट में आराम मिल जाता है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है सर, आपके वाइफ की और आपकी, इस बारे में जो दवा ले रहे हैं आप प्रॉपर वे से ले रहे हैं, उस दवा से कितना फायदा हो रहा है, ये जब हम आपकी स्पायरोमेट्री करेंगे तब पता चलता है। तो डॉक्टर साहब, वो एक तो कोई लिखी है दवाई साल्ब्यूटामॉल। जी सर, जी साल्ब्यूटामॉल का होता क्या है, देखिए जाहिर सी बात है, आपकी जो दोनों भी दवाइयाँ लिखी हुई हैं आप उसे चलाएं, लेकिन यह है कि अपने चिकित्सक से सलाह। नहीं है डॉक्टर साहब, हाँ, आराम नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम है, उससे आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको डिस्कस करें अपने चिकित्सक से अच्छी तरह से कि साहब इससे थोड़ी सी और अच्छी लिख दें दवाई ताकि उनको और आराम मिले। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे को मैं आखिरी एक सवाल। हाँ, आराम से पूछिए, आराम से पूछिए, आपके लिए है। वो साथ में एक गोली भी लिखी थी पीली वाली। जी जी। तो वो क्या है कि कई बार जब लेते हैं ना तो उससे आराम आ जाता है। जी जी। तो
हमारे केमिस्ट है, उन्होंने दवा की दुकान वाले हैं, उन्होंने कहा है कि ना ये गोली ऐसे ज्यादा मत लिया। हाँ, कार्टिकोस्टेरॉइड उसका टाइम पीरियड होता है, 7 दिन ले सकते हैं, 15 दिन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं उसका। अब वो कैसा, वो थोड़ी अनपढ़ है ना, तो कई औरतों आसपास देखती है सांस चढ़ता है तो वो गोली ले लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करें। हाँ, ऐसे नहीं करें सर, ये बड़ा गलत काम है ये। और आप अपने चिकित्सक से सलाह करें। सिर्फ 15 दिन से इमरजेंसी में चलाते हैं उसको, 15 दिन से ज्यादा नहीं चलाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी डॉक्टर उसको देता है, नहीं तो नहीं देते हैं। दूसरी और दवाइयों से वो ठीक करते हैं, आराम मिलता है, निश्चित में आराम मिलेगा। लेकिन सर उनके क्या कुछ चीजें अवेयरनेस की हैं, जैसे वो रसोई में अगर छौंका लगा रहे हैं, छमका लगा रहे हैं जिसे कहते हैं, तो उसका धुआं थोड़ा बचाव करें, चेहरे को उधर कर लें, वो भी झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगा रहे हैं, या झटक के जो अपने खिड़कियां साफ करते हैं उनका गर्द नहीं साफ करें, चादर को झटके नहीं, या मुंह ढक के रखिए। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होना एक अलग मायना है, लेकिन जागरूक होना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा बचाव जरूर करें अपना, ताकि सुरक्षित रहें, एलर्जन से बचिए, वरना दवाई वही नहीं फायदा करती। कोई आदत तो नहीं लगती है सर? देखिए, मैंने पंप की आदत की बात कही। जिस तरह से आपको रेगुलर अपना दांत साफ रखने के लिए पेस्ट करना पड़ता है, उसी तरह से आपको अपने फेफड़े को अच्छा रखने के लिए, सांस की नलियों को अच्छा रखने के लिए पंप लीजिए। पंप बहुत अच्छी चीज है। और अस्थमा से श्वास की नलियों के लिए बहुत खून बढ़ता है इससे तेजी से। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे पूछ रही थी, जैसे इन्होंने कहा कि पंप लेना शरीर के लिए सही है कि नहीं है, बच्चों की भी बात कर लेंगे। अच्छा, एक कॉल आ गया। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, संतोष श्रीवास्तव जी। मेरे क्या सर छींके बहुत आती हैं और कोई एलर्जी टाइप की रहती है जी। क्या लगता है सर, आप संतोष जी, आपको क्या लगता है? एलर्जी में आंखों से पानी आता है, खांसी बहुत आ जाती है, और ये सब बहुत होता है छींके साथ। छींके आना कॉमन बात है, जाहिर सी बात है। एलर्जन जब आपके नाक के बाल से लग जाता है, मैंने वही बताया ना, आप फंगस जो आप कहीं सीलन के आसपास रह रहे हैं, जी। नाक के बाल से लग गया, वो तब तक आपको रिएक्ट करेगा जब तक वो नाक के बाल से लगा हुआ है। चलिए, हमारे पास अभी अस्थमा पर बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे, कॉलर्स और आएंगे। फिलहाल यहाँ पे रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। रमता जोगी कहीं भी कभी भी रमता जोगी। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, हर सोमवार रात 8:30 बजे। ओए रमता जोगी। बॉलीवुड का ताजा तरीन हाल, सितारों की दुनिया, शुक्रवार रात 9 बजे। तो मेरे बंधुओं, धर्म परमानंद देता है, हमें परम आनंद देता है, धर्म हमें उत्सव देता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही, इस विवेक रूपी बुद्धि रूपी ब्रह्मा से जरा पूछें, है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मैडी टॉक में मैं शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम अस्थमा के बारे में बात कर रहे हैं। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा, जो कि एक अहम दिवस है, और आज उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिल्पा जी। लेकिन आपसे पहले कॉलर का स्वागत है, क्योंकि उन्होंने रिंग कर दिया, पहले वही रिसीव कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार साहब। मैं हाँ जी, नमस्कार जी, मैं राम रतन अरोड़ा बोल रहा हूँ साहब जी। अपना सवाल कीजिए सर। उम्र मेरी 72 ईयर्स है जी, और मेरे को अस्थमा करीबन 25-27 साल से है सर। तो दवाई तो चल ही रही है सर जी, डॉक्टर साहब जी।
एक मैं पंप ले रहा हूँ फोरोकोर 200 सुबह शाम, और एक है साहब AB5 इनकी गोली, बस ये इससे तो काम हो जाता है। लेकिन ये कफ जो है ना साहब ये निकलता रहता है, इसके लिए कुछ। अरोड़ा साहब, सबसे पहली बात यह है कि आप जिस चिकित्सक से दवा ले रहे हैं, दवा आप अच्छी ले रहे हैं, बुरी नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर वे से अपना जांच करवाएं, मशीन पर स्पायरोमेट्री करवाएं, अपनी पीक फ्लोमेट्री करवाएं बराबर प्रॉपर वे से। हाँ, मेरे वही डॉक्टर मुकेश अरोड़ा है, ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। आप उनसे सलाह करके प्रॉपर वे से और दवा को कंटिन्यूएशन में रखें। दवा जो भी दवा ले रहे हैं सर, अरोड़ा साहब मेरी बात सुने, जो भी दवा ले रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। खांसी रहती है ना, खांसी का कारण और हो सकता है, खांसी का कारण या तो आपकी दवाई कहीं सही ढंग से अंदर नहीं जा रही है, दूसरा यह है कि आपके खाने पीने में कुछ ऐसी चीज जा रही है जो इरिटेटिव है या एसिडिटी बना रही है, उसके नाते भी खांसी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब से सलाह ले लें आप, जाहिर सी बात है अच्छे चलेंगे, और आप सही ढंग से ले रहे हैं, दवा सही है आपकी, चलने दें। और जी आप सलाह जरूर लेते रहें, और अपना चेकअप स्पायरोमेट्री जरूर कराएं सर। हाँ, कभी आपसे मिलूंगा सर मैं। जरूर स्वागत है आपका, आप सलाह मैं दे सकूंगा, अच्छी बात है आपके लिए, ठीक, जरूर मिलें। आप पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। थैंक यू। अच्छा सर, आप इतने इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं सभी तरह के, इन्हें यूज करना तो आपने बता दिया, लेकिन इनकी दूसरी एक और चीज है केयर करना इनको भी, क्योंकि ये हाइजीनिक बहुत है और हम पर्सनल यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो इस बारे में बात करें। हेलो, हाँ जी मैम, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। हेलो मैम, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। आप किसी को बोलो जी। रॉन्ग नंबर लग गया शायद जी। इनकी मेंटेनेंस के बारे में, इसका मेंटेनेंस सबसे बड़ी बात है। पीक फ्लोमेट्री हम तब लिखते हैं पेशेंट को, जैसे लगता है पेशेंट को हम अवेयर कर लेते हैं और पता चल जाता है अस्थमा है, इसका बार बार चेकअप होना जरूरी है। खासकर ऐसे बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे को अस्थमा है तो हम जांच सकेंगे बच्चे को ट्रिगर कहाँ से मिल रहा है, उसके जो एलर्जेंस है कहाँ है। घर में बच्चा रह रहा है तो नॉर्मल है, हमने उसकी पीक फ्लोमेट्री कर ली जी। सही कॉलर ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए फिर। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना सवाल कीजिए सर। हाँ, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से जी, कि जिसको अस्थमा है वो अगर सिगरेट पीता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है उस पर? जी देखिए, अस्थमा जिसको है अगर वो सिगरेट पीता है तो जाहिर सी बात है उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, वो अस्थमा से आगे निकल जाएगा, जिसे हम COPD कहते हैं। क्योंकि हर सिगरेट पीने वाले के श्वास की नली में टार्टार नामक पदार्थ जमता जाता है, जो धुआं होता है, और जाहिर सी बात है वो अस्थमा से आगे निकल करके COPD में चला जाएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जहां आपके सांस की नलियां पूरी जाम हो जाएंगी। मुसीबत को और बढ़ाना है। जाहिर सी बात है आप जितनी जल्दी बंद कर सकें, और पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं, अगर कोई सिगरेट या बीड़ी पी रहा है उसके आसपास आप उस धुएं का आनंद ले रहे हैं तो वहां से नुकसान करता है, बहुत नुकसानदेह है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र है जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से जी कि किसी को अस्थमा है और वो साथ में सिगरेट भी पीता है, तो उसको क्या करना चाहिए और जिसका कितना असर अस्थमा पे पड़ता है? जी, ये हमारे सेकंड कॉलर है जो यही बात वापस पूछ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, अगर मैं बता दूं आपको, अगर अस्थमा के साथ साथ आप सिगरेट पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ, घटेगी तो नहीं, घटेगी नहीं, जाहिर सी बात है। और अस्थमा से आगे मैंने बताया कि आप COPD के पेशेंट हो जाएंगे, जहां श्वास की नली आपकी एकदम बंद हो जाएगी, तो हमें दवाइयां और थोड़ा सा तेज चलानी पड़ेंगी आपको ठीक करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप सिगरेट पीना बंद कर दें। और देखा जाए तो सर, अस्थमा की बात क्यों करें, कोई भी सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजें, फायदा सुपारी, ये कभी फायदा देती ही नहीं, ये हर मुसीबत को बुलाती है। एक कॉल आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। सॉरी, रॉन्ग नंबर जी। उस कलर का नंबर बार बार लग रहा है जी। दूसरा ये है कि धुएं से जितना ज्यादा बच सकें आप उतना ज्यादा अच्छा है। गर्द से, जैसे कई लोग खिड़कियां साफ कर रहे हैं, तेज तेज झाड़ रहे होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम अकेले अपने तो हो ही रहे हैं अस्थमा के पेशेंट, दूसरा आसपास के लोगों को वो गर्द जा रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है। बाई द वे कोई पेशेंट जा रहा है और ऐसे में जो एलर्जेंस हैं उसको पकड़ में आ गए तो उसको अटैक आने के चांस होते हैं। जोधपुर में ऐसे हादसे हो चुके हैं, कोई पेशेंट बाहर से आ रहा था, कार में था और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, स्पाइस पार्क के आसपास कहीं उसको एलर्जेंस की तकलीफ हुई और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम्स चालू हो गई, सांस में तकलीफें होने लगी, और जब तक वो हॉस्पिटल तक आए, नयापुरा हॉस्पिटल तक आए, तब तक उसकी स्टेरिंग पे ही डेथ हो चुकी थी।
तो इतना फेटल होता है अस्थमा कि आप इन एलर्जेंस से ट्रिगर से जरूर बचें। या फिर एक ही इक्विपमेंट 2 ही लोग यूज कर लेते हैं, तो इनके ध्यान कैसे रखा? सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा था। ये इंस्ट्रूमेंट जो पीक फ्लोमेट्री कहलाता है, हर घरों में हम ज्यादातर ऐसे बच्चों को देते हैं या ऐसे लोगों को देते हैं। सबसे पहले वो अपने घर में अपना पीक फ्लोमेट्री नाप लें। दूसरा, जब घर के बाहर जा रहे हैं और वहां से जब घर में आ रहे हैं तो अपनी जांच करें, ताकि पता चले कि बाहर से जब आया और घर में रहे तो कहाँ उनको ज्यादा इफेक्ट उसके सांस की नली में आ रहे हैं, सांस पे कहाँ ज्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से अवेयर हो जाएंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति और उस स्थान से बचेंगे। जैसे मेरे कई एक पेशेंट थे जो बासनी एरिया में जाते थे तो उनको सांस की तकलीफ हो जाती थी। अच्छा। बाद में उन्होंने बताया साहब जब बासनी में जाते थे तो मुझे सांस की तकलीफ, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस नाते से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, अस्थमा के पेशेंट, श्वास के रोगी बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। वो उस प्लेस को बता सकते हैं साहब इस प्लेस से मुझे प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है उस प्लेस पर एलर्जेंस है। तो ऐसे प्लेस से बचना चाहिए। दूसरा, शहर में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, शहर में ऑक्सीजन की कमी होती है, घना होता है, नालियां होती हैं, बड़ी गंदगी बहे, एनीमिया होता है लोगों को, तो एनीमिया के कारण भी सांस में तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे एनीमिया भी कई बार अस्थमा बना देता है, क्योंकि आपकी सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं रेगुलर एनीमिया रहने से। सांस की नलियों को खोलना है तो ऑक्सीजन शुद्ध जाना चाहिए। तो दूसरा है एक्सरसाइज जरूर करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कभी कभी गुब्बारे फुलाएं, गुब्बारे फुलाना भी फेफड़े का एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम अगर कर सकें आप तो बेहतर है। सबसे पहली चीज बच्चों में जो ज्यादा हो रहा है, बच्चों से बचाने के लिए डॉक्टर चिकित्सक आपको जैसे सलाह देता है, नेबुलाइजेशन बहुत मस्ट है। नेबुलाइज करने से आपके पूरा सिस्टम खुल जाता है, अगर कहीं कफ होता तो भी खुल जाता है। और ऐसे बच्चे जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, उनको सांस में तकलीफ हो जाती तो रोते रहते हैं, जैसे नेबुलाइजेशन होता है सांस में आराम आता है और सोने लगते हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग चीजें बनाई गई हैं, उनके लिए मास्क बनाया गया है। इस मास्क में उनको जो हम जिसे MDI कहते हैं, डिवाइस इनहेलर कहते हैं, इसको लगाकर और बच्चे को अगर रेगुलर दे दें तो बच्चा जैसे सांस ले रहा है तो अपने सांस के साथ उसके सांस के साथ जाता रहेगा और उसे आराम मिलता रहेगा। बेटर यह है, बच्चे की माँ सबसे ज्यादा अच्छा समझती है जी। अस्थमा सबसे बड़ी बात यह है जी, जेनेटिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है जी। किसी की पीढ़ियों में किसी का सिकुड़न बहुत ज्यादा रही हुई श्वास की नलियों में, तो बच्चों में भी चले जाते हैं, जेनेटिक चेंज आ जाता है। तो कॉलर आगे। हेलो। हाँ जी, मैं ललित बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। ललित, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। बोलिए ललित जी। हाँ सर, मैं इधर महामंदिर के पास रहता हूँ जोधपुर में। मेरे एक मित्र है, मिलने वाले हैं जी, बताइए। के फादर है लगभग 55 साल के जी सर। ठीक है, तो स्मोकिंग हिस्ट्री है सर है, लेकिन क्या पंप वगैरह लेने से रोटा क्या भी लेके देखा है जी सर। जी सर, लेकिन उनको कोई आराम नहीं है उससे। ललित जी ऐसा है कि उनकी आप प्रॉपर वैसे स्पायरोमेट्री करवाएं जांच में, ठीक है, और उस जांच के बाद पता चलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग की हुई है, तो जाहिर सी बात है अस्थमा से ऊपर उनकी बीमारी COPD हो सकती है। तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा, और सही ढंग से अगर डिवाइस दी जाएगी तो कंफर्म है कि मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनको आराम निश्चित मिलेगा। ठीक है सर, अभी वो शायद फोराकोड वगैरह ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको लेते रहें, लेकिन अपनी फोराकोड जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको बंद करके और डॉक्टर से बात करके अपनी स्पायरोमेट्री और पीक फ्लोमेट्री कराएं टेस्ट, तभी पता चल पाएगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और सही ढंग से दवाई तभी जा पाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा, हम जो नेबुलाइजर के बारे में बात कर रहे थे सर, डॉक्टर्स तो नेबुलाइजर में लिखते हैं अगर जरूरी हो तो, लेकिन पेरेंट्स मोस्ट ऑफ कहते हैं कि भाई इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम है मैडम विकास कुमार नाम है जी। विकास कुमार। आप विकास जी बताइए, आपको सुन रहे हैं, आप अपने सवाल को बताइए। सर मैं ऐसे कर रहा था, मैं तो ले रहा हूँ 4 साल से। जी सर। जी सर, 36 साल मेरी उम्र है जी सर। तो मेरा कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, ठीक है, आपके चिकित्सक पर डिपेंड करता है। आपके चिकित्सक ने जो दवाई दी है, आपकी जांच बराबर करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। दूसरा ये कि आपके अपीयरेंस कैसा है, सब कुछ देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह करें, जिससे दवा ले रहे हैं उससे सलाह लें, वो बताएंगे आपको सही ढंग से। हर अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क। तो यानी इनको अपना प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा, मैं तो हर पेशेंट से यही कहूंगा कि अगर उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, एलर्जी है, अस्थमा है, कोई भी प्रॉब्लम श्वास की है, तो जिस चिकित्सक को दिखा रहा है उस चिकित्सक से डिस्कस जरूर करें।
डॉक्टर से वैसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, उसे डिस्कस करें, उसे अवेयरनेस है, पूछे सर मुझे क्यों हो रही, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और अपने एलर्जेंस के बारे में सोचे कि एलर्जेंस कहाँ मिले। मेरे पास कई पेशेंट आते थे कि साहब दवाई से नहीं आराम मिल रहा है, दवाई से नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एलर्जेंस के पास रह रहे हैं। हमारे पेशेंट थे जिन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाल रखा था, वो घर में पूरा घूमता था और रोज उनके बच्चे भी सांस की तकलीफ में थे, अक्सर वो चले आते साहब सांस में तकलीफ हो गई, और बड़े लंबे लंबे ब्रीदिंग करते थे, उनको नेबुलाइजेशन चलता था, डिवाइस लिखे जाते थे। फिर बहुत बाद में हमने देखा भी लंबे समय तक प्रॉब्लम में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अंदर एलर्जेंस पाल रहे हैं या इसके बीच रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया साहब मेरे पास कुत्ता है, और उसको छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कि जर्मन शेफर्ड कैसे छोड़ दें साहब। तो मैंने कहा तो आप बीमारी के बीच जिए या फिर कुत्ता रख और नहीं, या तो हाँ, या तो फिर आप उससे मुक्ति पालें। कई लोग करते हैं, बकरी पाले रखते हैं। सर आप है ना ये सारी डिटेल्स एक बार हमें बताइए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे एलर्जी या अस्थमा को न्योता मिलता है, वो कौन कौन सी? सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला तो सीलन है जी। अगर आप सीलन के आसपास रह रहे हैं, ह्यूमिडिटी वाले कमरे में सो रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पर, वो सबसे पहला न्योता है कि आप अपने अस्थमा को बुला रहे हैं। दूसरा, अगर आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी एलर्जन आपके आसपास, धुआं है, गर्द है, और सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं, अगर चिमनी नहीं है या वेंटिलेशन नहीं है, आप फोन ले लें फिर बात करें। हेलो हाँ जी, अपना नाम बताइए मैम। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। बैठो से मतलब नहीं, आपको एलर्जी में क्या तकलीफ है, आप सवाल करिए। और टीवी की आवाज धीरे करो। अभी तक बीमारी हाँ जी पूछिए। आपको एलर्जी किस चीज से, ये बताइए। आपको एलर्जी किस चीज से, आपको कैसे पता चला एलर्जी है? मुझे लगता है वो टीवी का वॉल्यूम नहीं कम करेंगे। जब तक दर्शक इस बात को नहीं समझते कि टीवी का वॉल्यूम कम नहीं होगा, डॉक्टर साहब बेहतर, हाँ, जब सुन ही नहीं पाएंगे तो कैसे ठीक होगा। खैर, हम जो बात कर रहे थे कि और कौन कौन से ऐसे, जैसे आपने अभी बकरियों का बोला, जर्मन शेफर्ड का बोला, यानी जानवरों से भी एलर्जी? रोएदार कोई भी जानवर है, पक्षी है आपके घर में, या आप कभी जूज में जाते हैं जहाँ पर पक्षी हैं और कई जानवर, बंदर हैं, रोएदार ऐसे जानवर हैं जिनके पास अगर जाएंगे और आपको लगता है थोड़ी बहुत भी आप एलर्जिक हैं, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले दूसरी चीज, इन चीजों से बचें। कारपेट हैं घर में, अगर रोएदार आपका सोफा है, बैठक का स्थान, मतलब प्रॉपर डस्टिंग नहीं है, तो भी आपको एलर्जेंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तीसरी चीज, खान पान का ध्यान रखें, खट्टी चीजें नहीं जाएं, ठंडी चीजें नहीं जाएं, खाने के आधे घंटे बाद जल पिएं, ठीक है। और ऐसी चीजों से निश्चित बचें जहां लगता है कि आपको सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सोचें कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आई, हो सकता है वहां आपका एलर्जेंस हो। रोएदार चीजों से जरूर बचें। रोएदार चीज सबसे बड़ा कारक, क्योंकि वही नाक के बाल के साथ आपके श्वास की नली में पहुंच जाएगा और श्वास की नली को सूजन पैदा कर देगा और सिकुड़न पैदा करेगा, दैट इज अस्थमा। और अस्थमा को ठीक करने में, सूजन को खत्म करने में टाइम लगता है, सिकुड़न को जल्दी आराम दिया जा सकता है। बीमारी को न्योता देना बहुत आसान है, लेकिन उसको भगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती थी। अब हमारे सभी दर्शकों को अस्थमा से किस तरह बचा जा सकता है, यानी आपसे कैसे दूर रहा जा सकता है, ये तरीका बता दीजिए। देखिए, अस्थमा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि साफ सफाई पर ध्यान रखें, ठीक है, एलर्जन से बचें। दूसरा, अपने चिकित्सक, मैं तो ये कहूँगा अगर आपका चिकित्सक जो कहता है आप उसको फॉलो करें। अगर वो कहता है कि इसको नेबुलाइज करना है, इसको MDI डिवाइस चलेगी, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहा है, आप डॉक्टर की बात को फॉलो करें और उससे डिस्कस करें कि मुझे ऐसा क्यों हुआ सब, और मैं कब तक ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सब बातें डिस्कस करें। खाने पीने पे ध्यान रखें, जो डॉक्टर कह रहा है उसकी सलाह को मानें और अस्थमा से बचने का प्रयास करें, क्योंकि अस्थमा सबसे घातक बीमारी है आने वाले दिनों। और जानकारी होनी जरूरी है। आप अपने जानकार होते हैं तो दूसरों को भी समझाएं कि साहब हम इस तरह से ठीक होते हैं, तो आप भी इस तरह से ठीक हों। ऑप्शन ये नहीं कि आपको दवा दे दी गई और दवा से आराम मिल गया, आपने दवाई बंद। जब तक आपका चिकित्सक नहीं कहे साहब दवा बंद होनी है, तब तक अस्थमा के किसी भी मरीज को दवा नहीं बंद करनी है। और जांच मशीनों से ज़रूर कराए, जो मशीनें डॉक्टर एडवाइस करे उसकी सलाह को माने। MDI देता है MDI लें, DPI देता है पाउडर फॉर्म में कैप्सूल देता है तो कैप्सूल लें, और जाहिर सी बात है उससे आप ज़्यादा बेटर हो सकें। डरे नहीं, अस्थमा होने पर निश्चित क्योरेबल है, अस्थमा होने पर डरे नहीं, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के काम करें। थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इतना कुछ आपने अस्थमा के बारे में बताया सर, थैंक यू सो मच।
खाने पीने में ध्यान रखिए, आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वहां भी ध्यान रखिए। ये सभी बातें आपको डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताई। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी मैं। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे भी इजाजत। नमस्कार।